सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस। ओके, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में मैं फिर से कहना चाहूँगा सब लोगों से कि जो नए लर्नर्स हैं उनके लिए कि मेरा नाम आदित्य किदारी है और मेरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुई। उसके बाद मैंने एलएलबी किया, उसके बाद मैंने एलएलएम किया, मैंने नेट भी क्वालिफाइड कर दिया, अभी मैं फ़िलहाल पीएचडी कर रहा हूँ। और विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं और मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। और सोशियोलॉजी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक मेरा ऑप्शनल था। तो सोशियोलॉजी वाज ऑलवेज आई कंसिडर्ड सोशियोलॉजी ऑलवेज सिंपल। मुझे सोशियोलॉजी बहुत आसान लगता था, मेरे को हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे। और ओवरऑल सबको पता है कि सोशियोलॉजी जो है वो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है इन कंपैरिजन टू, एटलीस्ट मुझे तो आसान लगता है और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पिछले 8 सालों से यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 6.5 सालों से लॉ कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है आदित्य किदारी, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, उसका बेल आइकॉन क्लिक करिए ताकि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सारे आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको मिलेगी। उसके बाद फेसबुक पेज भी है मेरा, आर्क आई एस अकेडमी करके। और टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम है आदित्य केदारी अंडरस्कोर करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड पे मेंशन किया है सम ऑफ माय फेमस स्टूडेंट्स हु हैव क्रैक्ड यूपीएससी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, वो सिलेक्ट हो चुके हैं। वन ऑफ देम इज़ अनिल खड़से, वन ऑफ देम इज़ वैष्णवी बनकर। ये मेरे स्टूडेंट है सोशियोलॉजी के जिन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शन लेके यूपीएससी क्रैक करी। ठीक है, तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। तो थोड़ा बहुत मैं पिछला जो मैंने कल का सेशन लिया उसके बारे में बात करना चाहूँगा, जहाँ पे मैंने इवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में मैंने बात की थी, जहाँ पे मैंने बताया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स सोशियोलॉजिकल इवोल्यूशन का एज अ डिसिप्लिन, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, उसके बाद मटेरियल फैक्ट्स, इन दोनों चीज़ पे हमने एम्फोसाइज किया। तो जब मैंने व्हेन आई डिस्कस्ड अबाउट द इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, तो सबसे पहले जो भी थियरीज, जो भी ट्रैवलर्स हुआ करते थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, सोशियोलॉजिस्ट और सोशियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुआ करते थे, वो ट्रैवल करते थे दुनिया में और बाकी जो बहुत डिफरेंट टाइप के जो समाज हुआ करते थे उनको स्टडी करते थे। और जो इनिशियल सबसे पहले जो सोशोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने थिंकर्स, जिन्होंने सोशोलॉजी की सोसाइटी के बारे में पढ़ाई की, वो थे ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स और हर्बर्ट स्पेंसर। ये सबसे पहले सोशोलॉजिस्ट थे और उन्होंने सोसाइटी को ग्रेड किया, प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ की स्टडी की। तो उनका ये कहना था कि सबसे पहली जो सोसाइटी थी उसके अंदर हंटर्स और गैदरर्स ऐसे करके क्लास डिवीजन था। उसके बाद पैस्टोरल और एग्रेरियन करके आया और उसके जो तीसरा स्टेप था उसके अंदर एग्रेरियन एंड नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऐसा हुआ। और उसके बाद जाके अभी हम मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ में रहते हैं, क्योंकि अब एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से समाज में काफ़ी चेंजेस आ गए। और डार्विन की जो थियरी थी, इवोल्यूशन की थियरी, जो भी ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट को वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उससे काफ़ी उस थियरी से काफ़ी सोशियोलॉजी प्रभावित हुआ है कि डार्विन ने कहा था कि एक तरीके से कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, वो हर एक ऑर्गन कुछ ना कुछ तो फंक्शन करता है। तो जब कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है या हमारे बॉडी में पानी कम ज़्यादा हो जाता है, खाना नहीं मिलता है, तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अडेप्ट करते हैं और हमें सर्वाइव करने के लिए, हमारी बॉडी सर्वाइव करने के लिए कोशिश करती है। तो ऐसे सिचुएशंस में ऑर्गेनिजम्स जो अच्छी तरीके से अडेप्ट कर पाते हैं, चेंज इन क्लाइमेट, चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज इन फूड, चेंज इन द एयर, ऑक्सीजन लेवल, जो भी एनिमल सबसे अच्छा सर्वाइव कर पाता है वो ऑर्गेनिज्म आगे जाके ग्रो होता है। लेकिन यही कंपैरिजन सोशियोलॉजिस्ट ने सोशियोलॉजी में किया। दे ट्रीटेड सोसाइटी लाइक एन ऑर्गेनिज्म। उन्होंने सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म के साथ, एक एनिमल के साथ, एक क्रीचर के साथ रिलेट कर दिया कि जैसे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से ह्यूमन सोसाइटी जो है उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि फैमिली हो जाए, रिलीजन हो जाए, कास्ट हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो जाए, इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाए, बैंक्स हो जाए, इंश्योरेंस कंपनीज हो जाए। तो ये जो सारी चीज़ें, नमस्ते मोहन, कहाँ थे कल, कल नहीं दिखे। तो ये सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे सोसाइटी के। तो ये अलग हर एक पार्ट जो होता है वो कोई ना कोई फंक्शन कर रहा है। जैसे फैमिली का एक फंक्शन होता है कि बच्चों को पैदा करना, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों के अंदर कल्चर को इंटरनलाइज करना। तो इन सारी चीज़ों को वो समाज
फैमिली का ये फंक्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें रिलीजन का क्या फंक्शन है, तो रिलीजन आपको एक आइडेंटिटी देती है। रिलीजन ब्रिंग्स अबाउट पीस एंड ऑल्सो समटाइम्स जब रिलीजन एक्सट्रीमली उसको जब इंटरप्रेट किया जाता है तब तब जाके हमें आपे रियलाइज होता है कि उसका मिसयूज भी होता है रिलीजन का कई बार। तो उसी तरीके से हर एक मतलब बैंक का कोई फंक्शन है, स्कूल्स का फंक्शन है, कॉलेजेस का फंक्शन है, और जो भी पार्ट है सोसाइटी में, जो भी पार्ट है सोसाइटी में, वो पार्ट ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वो पार्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है समाज में। ठीक है, इट गेट्स ऑटोमेटिकली इरेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। जैसे कि मैंने बताया था एग्जांपल सती हो गया, कि सती जैसे जैसे कि सती पहले ज़माने में बहुत ही नॉर्मल कंसिडर किया जाता था, लेकिन आज के डेट में उसको बिल्कुल हम नॉर्मल नहीं समझते हैं। ठीक है, अनटचेबिलिटी जो बहुत कॉमन चीज़ हुआ करती थी, वो आज के डेट में बिल्कुल अनटचेबिलिटी के बारे में हम बिल्कुल उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उसके खिलाफ लॉज हो चुके हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को पहले कोई भी गाली गलौज करता था, उनको बुरी तरीके से ट्रीट करता था, तो अभी ऐसा नहीं है। नाउ द सिचुएशन है चेंज्ड, laws are getting created, formulated, implemented for the protection of such scheduled caste and scheduled tribe people. तो इसके वजह से समाज में जो चीज़ें नहीं टिक पाती वो धीरे धीरे डिलीट इरेडिकेट हो जाती हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कि जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स थे पुराने वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और आज के डेट में रादर देन एज, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, आज के डेट में अगर आप बात करो तो मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज आपका मेरिट, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका सोशल बैकग्राउंड, आपकी साइंटिफिक टेम्परामेंट, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, उसके बेस पे आपको आपकी सोसाइटी में स्टेटस मिलेगा, रोल आपको उस हिसाब से काम मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने डार्विन, इस तरीके से डार्विन को सोशोलॉजी में लिया गया। और यूरोपियन में 17th और 18th सेंचुरी में रीजनिंग और इंडिविजुअलिज्म को इंपॉर्टेंट दिया गया। रीजनिंग मतलब हर एक चीज़ का कोई रीज़न होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए। आप सिर्फ कुछ हवे में बात नहीं कर सकते, यू टू हैव सम रीज़न। और इंडिविजुअलिज्म इज अपोजिट ऑफ कलेक्टिविज्म, कि हम हमेशा पूरे समाज के बारे में ना सोच के सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आज के डेट में हम देखते हैं कि रादर देन थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, हम खुद के बारे में सोचते हैं कि ठीक है मेरी उम्र 30 साल की भी हो गई, अगर मेरी शादी भी नहीं हुई, लेकिन मुझे मेरा करियर पहले सेट करना है, देन आई विल थिंक अबाउट मैरिज एंड एवरीथिंग एल्स इन द फ्यूचर। तो आज के डेट में लड़कियां देखो तो स्पेसिफिकली वो करियर ओरिएंटेड हो चुकी हैं, जो कि पहले ज़माने में नहीं था। आज की लड़की अगर 28-30 साल की हो जाती है तो सर्टन एरियाज हैं जहाँ पे उनको प्रेशराइज किया जाता है शादी के लिए, लेकिन पेरेंट्स का अगर सपोर्ट होगा देन ऑब्वियसली नो बडी विल स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स इन लाइफ टुडे। पहला ऐसा नहीं हुआ करता था। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया कि जो ऑगस्ट कॉम्ट थे, ऑगस्ट कॉम्ट ने एक्सप्लेन किया कि जो फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी हैं, उन्होंने बताया कि सोशोलॉजी कैन बी अ डिसिप्लिन विच कैन हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए सोशोलॉजी, ये डिसिप्लिन काफ़ी हेल्प कर सकता है। इट कैन रियली हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। और उसके बाद आगे जाके उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं उसका भी सोल्यूशन सोशोलॉजी ही दे सकता है। ऑलराइट, उसके बाद हमने मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स देखे जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म में जाके आप तब जाके समझ में आता है कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोपियन कंट्रीज पे एक अलग तरीके का इम्पैक्ट हुआ, और जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी जैसे कि इंडिया हो गया, उन पे कुछ अलग इम्पैक्ट था। यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे, जैसे मैं बात इंग्लैंड जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत प्रोग्रेस हुआ। लेकिन इंडिया पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट था वो बर्बाद हो गया। दैट बिकेम कम्प्लीटली वैनिस्ड। ठीक है, उसका रीज़न ये था कि क्योंकि ब्रिटिश हमारे ऊपर कॉलोनियल रूलर्स थे, तो वो सारा हमारा जो रॉ मटेरियल हुआ करता था वो इंग्लैंड लेके जाते थे, और वहाँ से वो वही रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स बना के हमारी मार्केट में और कम रेट में बेचते थे, कम, बहुत ही सस्ते में, और बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में हमें ही बेचते थे। इसकी वजह से हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्समैन है, आर्टिसंस की इंडस्ट्री थी, हमारी बैंकिंग सिस्टम हो गई, हमारा एग्रीकल्चर हो गया, सब बर्बाद हो गया। पीजेंट्स बिकेम लेबरर्स। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली खेती बाड़ी करके अपना सर्वाइवल करते थे। विलेज वॉज अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। विलेज ऐसा था कि वो अपने आप पे डिपेंड हुआ करता था, उसको कोई ज़रूरत नहीं होती थी कि किसी सिटी से कनेक्ट होने की। लेकिन ब्रिटिश रूल की वजह से टैक्सेशन स्ट्रक्चर आ गया, लैंड बिकेम अ प्रॉपर्टी, सब जगह पे टैक्स भरना पड़ रहा था। रेनफॉल हो या ना हो फिर भी आपको टैक्स भरना पड़ता था, और वो सारा का सारा पैसा
इंग्लैंड चला जाता था। तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जैसे मैंने आपको बोला, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई, लोगों को और ज़्यादा मार्केट चाहिए थे जो यूरोपियन कंट्रीज थी, तो और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को वो कोलोनाइज करने लग गए, कोलोनाइज करने के ताकि वहाँ के लोगों को वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सके। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे, जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, एजुकेशन सिस्टम बिकेम मोर साइंटिफिक, क्योंकि हमारे समाज में एजुकेशन मोस्टली जो हुआ करता था दैट वाज बेस्ड ऑन फेथ, ऑन बिलीफ, ऑन आपका जो कास्ट सिस्टम थी, आपका रिलीजन हुआ करता था, जिस भगवान को आप वर्शिप करते थे, माइथोलॉजीज पे हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस हुआ करता था, जिसमें वेदास और इन चीज़ों को ज़्यादा इम्फोसाइज किया जाता था। आज के डेट में इन पे कोई इम्फोसाइज नहीं करता है, हमारा सारा स्टडी हो गया वो बहुत साइंटिफिक बेस्ड हो गया है। इसके लिए एजुकेशन सेक्टर में इम्पैक्ट हो गया, तब जाके एजुकेशन टेक्निकल हो गया, जिसके लिए स्कूल जाना पड़ता था, कॉलेजेस जाना पड़ता है, तब जाके आपको डिग्री मिलने के बाद आपको जॉब लग सकती है, बिकॉज यू हैव गॉट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो अच्छे इंपैक्ट्स भी हुए हैं, लेकिन बुरे इंपैक्ट्स अगर मैं बात करूँ तो स्लम्स आ गए, क्राइम रेट बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, बिकॉज टेक्नोलॉजी आ गई। तो जो हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, आर्टिसंस थे, वो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, उनके पास कोई, और बिकॉज वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, उसकी वजह से उन लोगों को कोई जॉब भी नहीं देता था। नॉर्मली वो लोग अपने जो आसपास के लोग हुआ करते थे या ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, वही लोग सब कुछ काम करते थे, वही सारी इंडस्ट्रीज को संभालते थे। उन्होंने कभी टेक्नोलॉजी सिखाई नहीं हमें, हमें सिर्फ एक ही बात सिखाई, ऑर्डर्स फॉलो करने को हमें सिखाया। विजय वो हमको एक सर्वेंट की तरह ही देखते रहे आखिर तक। फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडिया में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ, लेकिन आज के डेट में भी आप देख सकते हो, इवन दो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन स्टिल इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बावजूद भी इंडिया में बहुत सारा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। हमारा अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बैकवर्ड है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो अभी तक नहीं हुआ। तो ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि यूरोप में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वहीं स्टार्ट हुआ और उसका इम्पैक्ट हम पे हुआ। एंड फाइनली हमने देखा कि व्हाट इज़ द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो जैसे मैंने कहा कि शुरुआती में जो कॉलोनियल रूलर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ट्रैवलर्स थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, वो लोग क्या करते थे, दोज पीपल यूज टू कम एंड दे यूज टू स्टडी सोसाइटी, हमारी समाज की पढ़ाई करते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, उनका एक पर्सनल बायस हुआ करता था, उनको ये लगता था कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो बेटर है, वेस्टर्न सोसाइटी इज मच बेटर देन द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को बैकवर्ड बोला जाता था। तो आज के डेट में हम देखेंगे, आज का जो लेक्चर है उस पर जो ये थोड़ा मैंने रिवीजन करवा दिया पिछले सेशन का, जो जो लोग नहीं है, जो नए आए उनके लिए मैंने एक छोटा सा रिवीजन करवा दिया। अगर आपने मेरा रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी होती है, अगर नहीं देखी होगी तो मैंने 15 मिनट में मैंने थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया आप लोगों को। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये जो अलग अलग सोशल साइंसेज हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि इन दो सब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, और आज का कंटेम्प्ररी पोजीशन क्या है इन दोनों सब्जेक्ट्स का एक दूसरे को लेके। दे आर गोइंग टू, हाउ आर दे बोथ इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, वो दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को, जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो हम कहते हैं, उन दोनों के बीच में एक दूसरे से, इकोनॉमिस्ट सोशियोलॉजिस्ट को कैसे हेल्प कर रहे हैं और सोशियोलॉजिस्ट इकोनॉमिस्ट को कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। कि स्कोप की बात करते हैं सबसे पहले, कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मैटर जो है, उसके अंदर कौन सी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं जब हम ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसका, सोशियोलॉजी का एक्सट्रीमली वाइड स्कोप है। बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी में देखा जाए तो सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक बिहेवियर भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में भी पढ़ते हैं, सोशल बिहेवियर के बारे में भी पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट जो सारे समाज को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम एम्फसाइज करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले कि बेसिकली स्कोप में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो सबसे पहले आता है कि इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सोशियोलॉजी का सबसे बेसिक बिगिनिंग होता है, सबसे पहले वो क्या स्टडी करते हैं, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। शॉपकीपर कस्टमर का इंटरेक्शन, टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन, और फ्रेंड्स के बीच का इंटरेक्शन, फैमिली के बीच का इंटरेक्शन। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी कोई शॉपकीपर और कस्टमर का इंटरेक्शन होता है, उसका नेचर क्या होता है, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। सबसे पहले उनका इंटरेक्शन एक फॉर्मल नेचर का होता है, इनफॉर्मल नहीं होता है। मतलब क्या,
कोई भी कस्टमर शॉपकीपर के पास तभी जाता है जब उसको कोई चीज़ खरीदनी होती है। जैसे कि अगर सपोज मैं किसी लड़की का एग्जांपल लेता हूँ, वो जब किसी कपड़ों की दुकान में जाती है और उसको कोई पर्टिकुलर साड़ी चाहिए, करेक्ट, तो शॉपकीपर आखिरी दम तक उसको बहुत कलर्स, बहुत वैरायटीज, बहुत डिजाइन्स, बहुत टाइप्स, सारे प्राइस रेंज, सारे टाइप्स की साड़ी दिखाएगा, ठीक है। पूरा कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि ये साड़ी आप पे जच रही है। भले ही वो जच रही है या नहीं जच रही है, दैट डजंट मैटर, लेकिन वो कैसे भी करके वो अपना जो साड़ी है वो बेचने की कोशिश कर रहा है। और जो कस्टमर है वो भी बार्गेनिंग कर रहा है, प्राइस कम करो, ये इसका कलर ठीक नहीं है, मुझे दूसरा कलर दिखाओ, मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं, मुझे यहाँ पे फूल नहीं, मुझे यहाँ पे एक मोर चाहिए, मोर नहीं, मुझे यहाँ पे हाथी चाहिए। तो ये जो सारा डिस्कशन चलता है शॉपकीपर के बीच में और कस्टमर के बीच में, ये ऐसे हम हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स के साथ नहीं बात करते। लेकिन अगर वो शॉपकीपर आपका दोस्त निकला तो फिर अगेन आपका इंटरेक्शन अलग हो जाता है, फिर आप ज्यादा हक से बात करते हो, यू टॉक इन अ मच मोर इनफॉर्मल वे, करेक्ट। तो नहीं तो कई बार आप जब बिग बाजार में जाते हो तब तो आप कोई बार्गेन ही नहीं करते हो, जो डिस्काउंट रेट होता है वो जिस हिसाब जो एमआरपी होता है उस पर आप खरीद लेते हो। उसी जगह पे आप सब्जी वाले के पास जाते हो जो रास्ते पे बैठता है या अपना गाड़ा लेके घूमते हो, तो उसके साथ आप बार्गेन करते हो। तो ये नेचर कैसे चेंज हो रहा है, देखो इंटरेक्शन का, ये सोशियोलॉजी पढ़ता है कि ये जो इंटरेक्शन है ये क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज द सोशल सिचुएशन इज चेंजिंग, सोशल सर्कमस्टांसेस आर चेंजिंग। जब भी आपको एक सब्जी वाला दिखता है रास्ते पे, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, उसके पास कोई ऐसा ऑथेंटिकेटेड एमआरपी नहीं होता है, उसके साथ ऐसा कोई लोगो या टैग नहीं होता है, तो उसके साथ आप बार्गेन कर सकते हो। लेकिन उसी जगह पे आप जब कोई बड़े शॉप में जाते हो, कोई बहुत बड़ा शॉप होता है जहाँ पे ब्रांडिंग है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, तो आप बार्गेन नहीं करते, आप चुप बैठ जाते हो। या साड़ी के शॉप में जाने के बाद भी वो जब 4,000 5,000 की साड़ी बोलते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 600 रुपये कम करवाते हो। और बड़े शॉप में जाओगे ब्रांडिंग के, फिर से आप बात नहीं करोगे। तो ये इम्पैक्ट करता है आपका माइंडसेट का कि आप कहाँ पे खड़े हो, उसके हिसाब से आप बिहेव करते हो। टीचर स्टूडेंट ही देख लो, अभी मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप मुझे सवाल पूछते हो, मैं आपको आंसर देता हूँ, करेक्ट। तो हमारे हमारे दोनों का रिलेशन क्यों है? द रिलेशन इज बिकॉज ऑफ सोशोलॉजी। ये सब्जेक्ट, ये सेशंस, अन अकेडमी, इसकी वजह से आप मुझे जानने लगे, मैं आपको जानने लगा, करेक्ट। उसके अभी हम लाइव, जैसे हम लोग यहाँ पे, आप लोग मुझे सवाल पूछते हैं, हम लोग चैटिंग करते हैं, करेक्ट। इसकी वजह से हम दोनों का रिलेशन है। कल अगर सपोज सडनली मैं अन अकेडमी पे नहीं रहा, सडनली अगर आप लोग कुछ हो गया, कुछ काम निकला या आपका कुछ डिलीट हो गया, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं, तो हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन ये नहीं करना है, हमें यही सोचना है कि लॉन्ग टर्म सोचते हैं हमेशा। टीचर स्टूडेंट ऐसा है कि स्टूडेंट भी ऐसा टीचर ढूंढता है कि उसके सारे डाउट्स वो क्लियर करे, उसको अच्छा मार्गदर्शन दे, उसको फंसा ही नहीं। टीचर में ये देखता है स्टूडेंट, और टीचर भी यही चाहता है कि स्टूडेंट ओबीडियंट निकले, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर वो विश्वास रखे और उसको फॉलो करे। ये रिलेशन जो होता है टीचर स्टूडेंट का, वो अलग होता है। लेकिन आप दोस्तों के साथ अलग बिहेव करते हो, आप अपने फैमिली के साथ बिहेव अलग करते हो, क्योंकि अगर जिस तरीके से आप अपने फादर के साथ बिहेव करते हो उसी तरीके से आप अपने फ्रेंड के साथ बिहेव नहीं कर सकते। यू कैन शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ चीज़ें शेयर करते हो, स्पेसिफिकली जब वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। लेकिन वो उसी जगह पे आप अपने फादर के साथ सब कुछ सारी चीज़ें शेयर नहीं करते, बिकॉज वो एक एज गैप आ जाता है, एक थोड़ा सा फियर फैक्टर आ जाता है, रिस्पेक्ट भी आ जाती है कि यार ये कैसे मैं बात कर सकता हूँ मेरे डैड के साथ या मेरी मदर के साथ या मेरी सिस्टर के साथ या मेरे ब्रदर के साथ, हम नहीं। तो थोड़ा सा जो सोशोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग टू ए फादर मदर और योर एल्डर ब्रदर। पर दोस्तों में वो बैरियर्स कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो इसकी वजह से आप खुले खुले दिल से बात कर सकते हो। वही टीचर जब क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है तो वो टीचर होता है, लेकिन जब वो टीचर क्लास के बाहर जब आपके साथ दोस्तों की तरह बिहेव करता है तो आपको वो टीचर अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर जाके आप उसके साथ कई बार बच्चे पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं, देन दे सडनली फील नाइस अबाउट दैट टीचर, उनका कनेक्शन ज़्यादा हो जाता है। जो टीचर अच्छा मोटिवेट करता है उसको उनको अच्छा लगता है। सो सोशियोलॉजी का फोकस होता है इन इंटरेक्शंस पे, शॉपकीपर, कस्टमर, टीचर, स्टूडेंट, फ्रेंड्स, फैमिली, आपके सुपीरियर, आप जहाँ पे जॉब करते हो, बॉस और एम्प्लॉय, उनका भी रिलेशन अलग होता है। अगर एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया तो उनको वो एक दूसरे के साथ तो कोई कोई होता है तो बात ही नहीं करता है। रेयरली ऐसे लोग होते हैं कि जो टच में रहते हैं कि ठीक है मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि मेरे कोई पर्सनल रीजन थे, मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप टच में रहते हो कि भैया कल टाइम आ गया तो क्या पता फिर से जॉब ज्वाइन करना पड़े। दूसरा इशू जो सोशियोलॉजी पढ़ता है वो है नेशनल इश्यूज, ठीक है। जो नेशनल इश्यूज होते हैं वो पढ़ता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाई करता है सोशियोलॉजी, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स तो आप लोगों को पता ही होगा कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में देखा जाए तो
बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारे उसके मूवीज भी बने, जैसे कि आर्टिकल 15 एक बहुत ही बढ़िया मूवी। अगर आपने नहीं देखा होगा आर्टिकल 15 तो डेफिनेटली आप आर्टिकल 15 देखिए। आयुष्मान खुराना उसका एक्टर, उसका मेन हीरो है। वो अगर मूवी आप देख लेंगे तो दिख जाएगा कि हमारे समाज में आज के डेट में भी कास्ट कैसा रोल बिहेव कर रहा है, रोल कैसा है, कास्ट आज भी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे समाज में, इसलिए रिजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आपने अगर आर्टिकल 15 ये मूवी देखी तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि वाई रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड, वाई डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल देयर, क्यों आज भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, आज भी लोगों को तुच्छ नज़र से देखा जाता है, आज भी इन लोगों को बराबरी में नहीं बैठाते हैं। तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमारे समाज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो जितना बोलो उतना कम है। कोविड-19 का ही एग्जांपल ले लो कि आज के डेट में बिकॉज ऑफ कोविड-19 इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है कि आज लोग सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये तो छोटे मोटे लोग तो यार वो तो उनको खाने के वांदे हो गए, फिर भी वो हंस के जी रहे हैं, पानी और चपाती या पानी राइस खा खा के जिंदा रह रहे हैं। बड़े बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑन फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन या और रूरल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये है कि भैया अगर गवर्नमेंट ने कोई नियम बना दिया उसकी वजह से जो ट्राइबल लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, तो जब लैंड एक्वायर कर लिया जाता है तो इन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उनको उनके घरों से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया देश की प्रगति करनी है, देश को डेवलपमेंट करना है। अरे देश का डेवलपमेंट मतलब क्या? हमारे लोगों का डेवलपमेंट। कास्ट की सिस्टम हमारे गांव में ज़्यादा है, बिल्कुल सही मोहन। गांव में आज भी कास्ट सिस्टम का बहुत रिजिडिटी जो बोलते हैं हम, जो जो आज भी उसका जो होल्ड है कास्ट सिस्टम का, आज भी रूरल एरियाज में काफ़ी स्ट्रांग है। और जैसे कमिंग बैक टू माय टॉपिक, जी बिल्कुल रजनी ने बिल्कुल कहा कि रिहैबिलिटेशन भी नहीं होता कि भैया ठीक है अगर हम आपको आपके ज़मीन से निकाल रहे हैं बिकॉज हमको डेवलपमेंट करनी है यहाँ पे, तो हम आपको ये ज़मीन दे रहे हैं, आप यहाँ पे जाके रह सकते हो। लेकिन नोबडी केयर्स अबाउट दिस ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल के बारे में कोई केयर ही नहीं करता क्योंकि इनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, इनके बैकिंग में कोई खड़ा नहीं है, ये ना इन लोगों को ज़्यादा लिटरेसी नहीं होती है, तो इनको आराम से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। वो बोला जाता है कि हाँ भैया यहाँ पे आप अपना अंगूठा लगा, तो वो लोग अपना अंगूठा लगा देते हैं, दे पुट द अंगूठा ऑन दैट लैंड रिकॉर्ड, और उनकी ज़मीन गवर्नमेंट की हो जाती है, उनको पैसे भी नहीं मिलते, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, रिहैबिलिटेशन नहीं होता है। जिसके वजह से वो जो जंगल होता है, जिसके वजह से उस पर वो डिपेंड रहते हैं, उन जंगल पे की वजह से उनको खाना मिलता है, जंगल की वजह से उनको काम मिलता है, उनको उधर से निकल जाता है। और इलिटरेसी, जैसे हाँ जी रजनी ने बिल्कुल कहा कि इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से उन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्यों हमें हमारे घर से निकाला जा रहा है। और वैसा देखा जाए दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ नक्सलिज्म की ज़मींदारी सिस्टम, गवर्नमेंट का एक्सप्लॉयटेशन की वजह से नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था भारत में। लेकिन अभी अगर आप देखो तो अब उस हिसाब से नक्सलिज्म जो भारत में है वो काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है, क्योंकि अभी उस जगह पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, पॉवर्टी एलिवेशन हो रहा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इसकी वजह से वहाँ पे नक्सलिज्म काफ़ी कम है। इसके लिए आप अगर न्यूज़ में देखोगे तो काफ़ी इसके बारे में चर्चा कम हो चुकी है। और रूरल इंडिपेंडेंस के बारे में तो मैं क्या बताऊँ कि बिकॉज हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो आज भी रूरल एरियाज में गई नहीं है। क्यों? आज भी कोई भी बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बड़ी सी बड़ी बैंक होती है जो कि प्रॉफिट उनके काफ़ी होते हैं, वो रूरल एरियाज में बैंक खोलना ही नहीं चाहते, अपनी ब्रांच खोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता होता है फार्मर्स को अगर हम लोन देंगे और एक साल अगर बारिश नहीं होगी तो सारे लोन गवर्नमेंट माफ़ कर देगा, और उसकी वजह से वो जो बैंक है वो लॉसेस सफ़र करने लगेगी, तो उनकी ब्रांच बंद हो जाती है। तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ की वजह से बैंकिंग सिस्टम भी खराब हो जाएगी। आपने बिटकॉइंस के बारे में सुना होगा कि एक वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइंस। अगर आपको नहीं पता होगा तो डेफिनेटली इस पे पढ़िए। बिटकॉइंस पे मैं अलग से एक सेशन ले लूँगा बिटकॉइंस के ऊपर कि ये बिटकॉइंस क्या होता है। तो आप डेफिनेटली जब मैं वो प्लान आउट करूँगा वो सेशन, तो डेफिनेटली आप वो सेशन देखिए बिटकॉइंस के ऊपर कि ये बिटकॉइंस को लेके क्या प्रॉब्लम है हमारे देश में। तो इस पे भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो जो जिन लोगों के पास बिटकॉइंस थे, सडनली जब उसको इलीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया, अभी नहीं, अभी उसको फिर से लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन आज के डेट में भी आप कोई भी चीज़ या कोई भी सर्विस अवेल नहीं कर सकते अगर आपके पास बिटकॉइन है। आप बिटकॉइन से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आपको एक्चुअल पैसे ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो ये जो स्टेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हमारे नॉर्मल लाइफ पे जो इम्पैक्ट होता है उसकी भी पढ़ाई करते हैं सोशियोलॉजी। इसलिए मैंने बोला कोविड-19 में जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी नियम बनाए हैं उसका हमारे पूरे समाज पे क्या इम्पैक्ट हुआ है उसकी पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली यूपीएससी अगले 2-3 सालों में इस पे 100% क्वेश्चन पूछने वाला है, वो भी मेंस में ज़्यादातर पूछेगा। ओके, उसके बाद जो तीसरा इशू जो फोकस करता है वो है ग्लोबल सोशल प्रोसेसेस, जैसे कि लेबर रेगुलेशंस ऑन वर्किंग क्लास, कि भैया
जो भी अभी फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि 13 स्टेट्स है हमारे भारत में जिन्होंने अपने लेबर लॉस को बहुत वीक कर दिया है, एम्प्लॉयर को इतना पावरफुल कर दिया कि वो किसी को भी नौकरी से निकाल सकता है। और कोविड-19 में आप देखोगे जो 15-15 सालों से लोग नौकरियां कर रहे हैं उनकी नौकरी जा रही है। 50%, 40%, 30% लोगों की सैलरी कट कर रहे हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि अगर आपकी कंपनी पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल से अगर चल रही है और इतना इनका प्रॉफिट है, 6 महीने अगर आपका ठीक से नहीं चल रहा है, अगर 6 महीने आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, आपके पास कोई सेविंग नहीं है। जो लोग आपको इतने सालों से अपनी जिंदगी का आधा वक्त आपकी कंपनी में बिता रहे हैं, उनको आप सैलरी नहीं दे सकते। तो बिल्कुल, और ये जो आईटी कंपनीज है उनका तो ज्यादा प्रॉफिट हो गया है बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम। अभी जो लोग 8 घंटा काम करते थे अब वो 14 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी सेम है। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि ग्लोबल सोशल प्रोसेस, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड यंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यंग लोगों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, चलिए थोड़ा सोचिए इसके बारे में, क्योंकि हम सब यहाँ पे जवान लोग हैं। ठीक है, आप में से एक सवाल मैं पूछता हूँ, प्लीज चैट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, इसका यंगर जनरेशन पे, नए स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट है, जिसको प्लीज इसके ऊपर मुझे हर एक ने आंसर लिखना है चैट बॉक्स में। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से जो हमारा यंगर जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा आगे का फ्यूचर जनरेशन है, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बारे में बात करना है। ठीक है, दैट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम जब पढ़ते हैं तो हमेशा बुरा या हमेशा अच्छा, ये दोनों नहीं सोचना है। वी हैव टू हैव अ बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मेरी शिफ्ट अलाउंस कट कर दिया सर विप्रो ने। रंजीत सर, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, आई कैन रियली अंडरस्टैंड। हाँ जी सुष्मिता जी, सही बोला आपने, बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा बहुत पॉजिटिव के बारे में लिखिए, थोड़ा बहुत नेगेटिव के बारे में लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, तो बहुत ही इंटरेस्ट आ जाएगा क्लास में। थोड़ा थोड़ा सा इंगेज करता हूँ मैं आप लोगों को कि आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। थोड़ा थोड़ा लिखिए, भले ही एक वर्ड्स लिख के भी आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट अगर टाइप करने जाओगे तो टाइम लगेगा। मैं अज्यूम कर लूंगा, मैं समझ लूंगा और मैं उसको इलाबोरेट कर दूंगा। ठीक है, और आखिरी जो पॉइंट है कि बाबा एंट्री ऑफ फॉरेन इंडस्ट्री, कि भैया जब फॉरेन इंडस्ट्री जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गए, जब वो इंडिया में आते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, उसका उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे समाज पे। हाँ जी रंजीत साहब, बिल्कुल सही, ऑनलाइन एजुकेशन, अन अकेडमी, आपने बिल्कुल सही बोला रंजीत जी कि अन अकेडमी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो उसी का एक टाइप है। हम कॉलेजेस में भी आप जब पढ़ाते हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। बढ़िया रंजीत जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि यंगस्टर्स आर एंजॉइंग सोशल मीडिया। बिल्कुल, आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसकी वजह से लोग बिल्कुल खुश हैं। यस, सुष्मिता ने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने भी, उनका भी सेम ही पॉइंट है। थोड़ा बहुत नेगेटिव भी बोलिए, नेगेटिव अच्छा तो है ही, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी हेल्प हो रहा है। ठीक है, जब भी कोई फॉरेन इंडस्ट्री इंडिया में आती है तो उसका भी अच्छा बुरा सारा इम्पैक्ट देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो लोकल मार्केट होता है, उस हमारा जो लोकल मार्केट होता है उस पर इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जब, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं मैकडोनल्ड्स का, आप सबको मैकडोनल्ड्स तो पता ही होगा। जब मैकडोनल्ड्स को इंडिया में एंट्री चाहिए थी तो जो हमारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी तब बीजेपी, उन्होंने कहा था कि अगर मैकडोनल्ड्स इंडिया में आ जाएगा तो हमारा जो रास्ते पे वड़ा पाव जो बेचता है आदमी, आप लोगों को भजिया ये सब पता है, पकोड़े, वड़ा पाव, ये आप लोगों को पता होगा। वड़ा पाव इज़ अ वेरी फेमस डिश इन पुणे एंड बॉम्बे, मुंबई। तो ये तो बहुत फेमस है, वो सब खत्म हो जाएंगे, सब लोग मैकडोनल्ड्स के बर्गर ही खाएंगे। लेकिन भैया जो पकोड़ा होता है ना, जो गाड़े पे मिलता है, या जो वड़ा पाव जो मिलता है ना, वो मैकडोनल्ड का बर्गर के आगे उसका मतलब जवाब ही नहीं होता है। वड़ा पाव इज वड़ा पाव, है ना। जो अपनी पकोड़ा होता है वो पकोड़ा होता है, उसको मैकडोनल्ड का बर्गर उसका फाइट नहीं दे सकता। करेक्ट। तो मैकडोनल्ड्स अच्छा है अपनी जगह पे, लेकिन वड़ा पाव वाला भी, उसका भी बिजनेस अच्छा होगा क्योंकि उसको भी अभी उसकी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो ये सारा स्कोप है जहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, नेशनल इश्यूज के बारे में हमें डिस्कस करना है और ग्लोबल सोशल प्रोसेसेस के बारे में हमें डिस्कस करना है। जी पॉजिटिव मोहन ने बताया कि ऑनलाइन स्टडी टेकिंग ऑल्सो इंटरनेट टू सर्वे एनीथिंग, ऑल रिस्ट्रिक्टेड न्यूज वाज सो इजीली सीन लिसन। ठीक, हाँ, अभी दुनिया भर में क्या चल रहा है अभी हमें 2 मिनट में पता चल जाता है। वी गेट टू नो वेरी इजीली कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन कई बार सोशल मीडिया पे गलत न्यूज भी होती है, आधी इंफॉर्मेशन दी होती है, हाफ द ट्रूथ इज स्पोकन। ये भी प्लीज आप सब अवेयर रहिए। खुशबू ने कुछ कहा है कि सर वन नेगेटिव पॉइंट इज एवरी इंडिविजुअल डजंट हैव इंटरनेट एक्सेस। बिल्कुल सही,
भाई जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनका इंटरनेट अच्छा नहीं है, तो उनको मेरा सेशन ठीक से दिखता नहीं है, मेरा आवाज़ सुनाई नहीं देता है, मेरा वीडियो ठीक से दिखाई नहीं देता है, वो ठीक से नहीं चलता अगर उनके पास कोई इंटरनेट नहीं ठीक से सर्विस ना रहे तो। फेक न्यूज़, रंजीत बिल्कुल सही। सुष्मिता ने कहा वर्ल्ड ऑन आर फिंगर टिप्स विथ फेक न्यूज़ इंक्लूडेड, बिल्कुल सही। बोंडे साहब, बॉन्ड बॉन्ड कौन है भाई? इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल इन रिमोट एरियाज, बिल्कुल सही बोंडे साहब, आप बॉन्ड बॉन्ड साहब बिल्कुल सही। और रजनी ने कहा है बट दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम, बिल्कुल दुनिया में क्या चल रहा है पता है, लेकिन अपने पड़ोसी का नाम क्या है, पड़ोसी को बच्चा हुआ नहीं हुआ, उन लोगों को मालूम नहीं है। दैट्स द सैड पार्ट। ठीक है, तो अभी आप आपके इनपुट्स प्लीज चालू रखिए, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, मैं साइड बाय साइड पढ़ाते रहूंगा। ठीक है, तो अगर हमें अभी दूसरे डिस्ट्रैक्शंस, जी बिल्कुल, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए हैं। पहले जब हम लोग पढ़ते थे, हमारे ज़माने में कुछ नहीं हुआ करता था, हमारे ज़माने में क्रिकेट और टेलीविज़न यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ करता था। अभी आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। थोड़ा सा फ़ोन वाइब्रेट हो जाता है या बजता है तो देखते ही भैया कौन है, गर्लफ्रेंड है क्या, कोई लड़की ने रिस्पॉन्स दे दिया, लड़के ने रिस्पॉन्स दे दिया, किसी ने व्हाट्सएप किया, तो 2 मिनट में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं वो हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, मेरे लेक्चर्स में बिल्कुल व्हाट्सएप नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल पूरा ध्यान लेक्चर में होना चाहिए। मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, या मोबाइल का जो ये है आपका सारा जो सोशल मीडिया है वो बंद कर दो। ओके, एनी सीक्रेट थिंग इज नोन एवरी वन, चीट इजी, मनी चीटिंग इंक्रीज क्राइम, जी साइबर क्राइम बढ़ गई। मोहन ने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे डाला है अबाउट साइबर क्राइम। ठीक है, तो अभी अगर हम दूसरे डिसिप्लिन के साथ अगर हम कंपेयर करने जाएंगे, तो देखिए कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंसेस है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि देयर विल बी सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड सर्टेन डिफरेंसेस। ठीक है, और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे ज्यादा इंफोसाइज दिया जाता है। देर इज मोर फोकस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। मतलब क्या, किसी भी एक चीज की अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उसके अंदर आपको सोशोलॉजिकल एंगल भी देखना है, इकोनॉमिक एंगल भी देखना है, पॉलिटिकल एंगल भी देखना है, उसके अंदर आपको स्पिरिचुअल एंगल भी देखना है, फिलोसॉफिकल एंगल भी देखना है। तो एक चीज की पढ़ाई करनी हो तो अगर जब, चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि भैया आपको पावर्टी की पढ़ाई करनी है, यू वांट टू स्टडी पावर्टी, तो पावर्टी को पढ़ाई करने के लिए आपको इकोनॉमिक एंगल पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, वो देखना पड़ेगा। सोशल प्रॉब्लम देखना पड़ेगा, इन लोगों की सोच कैसी है। ठीक है, हाँ जी, रविंद्र जी इज बैक इन फॉर्म। रविंद्र साहब क्या बोल रहे हैं कि नेगेटिव क्या है? इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टू मच पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ, बिल्कुल सही। इंटेलिजेंसिया encouraging dual consciousness, conscious demographic imbalance, regionalism, effect of social societies like NGO, advocacy groups, etc., and most dangerous deficit of trust in various sector of society। बिल्कुल, आज सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ा जा, अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत की केस देख लो, तो किसी को भरोसा नहीं मुंबई पुलिस पे, किसी को भरोसा नहीं बिहार पुलिस पे, किसी को भरोसा नहीं सीबीआई पे, किसी भी चीज का भरोसा नहीं है। खुशबू ने बिल्कुल सही कहा, फिजिकल हेल्थ भी हैम्पर हो रही है, बस मोबाइल पे लगे रहते हैं, मोटे होते जा रहे हैं, पेट छूट रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का की वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा है यंगस्टर्स का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जैसे मैं समझा रहा था कि पावर्टी की पढ़ाई करनी होगी तो इकोनॉमिक एंगल भी पढ़ना पड़ेगा, सोशल एंगल भी देखना पड़ेगा, और पॉलिटिकल एंगल भी देखना पड़ेगा। बहुत बार पॉलिटिशियन चाहते हैं कि लोग गरीब रहे, लोगों में इंप्रूवमेंट ना रहे, ताकि वो उन पर डिपेंड रहे, वो क्योंकि उनका वोट बैंक है। जब आदमी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो जाती है तो उनको किसी की जरूरत नहीं होती। व्हेन पीपल आर गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, उनको किसी की जरूरत नहीं होती है। बट जब उनको पैसे की जरूरत होती है तो हमेशा पॉलिटिशियन की तरफ देखते हैं, सर जी हमें जॉब दे दो, सर जी हमें नौकरी दे दो, ऐसा करते हैं। लेकिन आज तो हम आपको वोट देंगे, फिर वो पॉलिटिशियन उनको 500 रुपये देता है, 1000 रुपये देता है कि मुझे वोट करना, मैं तुम्हारे लिए जॉब दूंगा। तो ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल पॉलिटिशियंस को रोकनी नहीं है, लोगों को उनको गरीबी रखना है। तो चलिए पहली बात करते हैं, पहला देखते हैं कि इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में क्या मतलब, दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि इट स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर साइंटिफिकली, और ये सोशल बिहेवियर करता है। ठीक है, अगर मैं इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं, इकोनॉमिक बिहेवियर और सोशल बिहेवियर का अगर डिफरेंस करूं, तो अगर मैं एक बहुत ही इकोनॉमिस्ट हूं, ठीक है, मुझे सोना खरीदना है, तो मैं कब सोना खरीदूंगा कि जब सोने का भाव सबसे कम होगा। ठीक है, तो मैंने सोना खरीदा बिकॉज उसकी जो कीमत है मार्केट में वो बहुत कम हो गई है। सपोज 40,000 रुपये प्रति ग्राम प्रति किलो, जो भी रेट होगा वो, तो 40,000 का रेट चल रहा है गोल्ड का, तो मैं खरीद लेता हूँ। और जैसे ही वो 50,000 या 60,000 उसकी कीमत बढ़ जाती है तो मैं वो सोना बेच दूंगा, तब मेरा प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपये। ठीक है, लेकिन क्या हमेशा हम सोना ये सोच के खरीदते हैं कि वो सस्ता है या वो महंगा है?
सिर्फ इकोनॉमिक बिहेवियर उसको एक्सप्लेन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर चलिए सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया औरतों का एग्जांपल ले लेते हैं कि वो औरतें सोना क्यों खरीदती हैं। वाई डू वुमन, इंडियन वुमन टू बी मोर स्पेसिफिक, कि सोना क्यों खरीदती हैं? शादी हो जाए, कोई फंक्शन हो जाए तो सोना क्यों पहनती है? या शादी के त्यौहार होता है तो वो सोना खरीदती हैं, या दिवाली में सोना खरीदते हैं लोग, क्यों? क्योंकि उससे समाज में प्रेस्टीज, वुमन लव गोल्ड, एग्जैक्टली। और उस लव को कोई रीजनिंग नहीं, इकोनॉमिक रीजनिंग नहीं है, पूरा कल्चरल है। पुराने जमाने से आप देखोगे जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, आप पेंटिंग्स देखोगे, उस ऐसे राजे महाराजे को देखोगे तो गले में सोना सोना सोना। तो जितना ज्यादा सोना उसका मतलब उतना ज्यादा सोशल प्रेस्टीज, उतना ज्यादा समाज में स्टेटस, उतना ज्यादा क्या बोल सकते हैं कि खूबसूरत दिखते हैं आप। और लोग आपकी तरफ घूम के देखते, अरे कितना सोना है, गोल्ड मैन ऑफ इंडिया, गोल्ड मैन ऑफ महाराष्ट्र, गोल्ड मैन ऑफ यूपी। ऐसे बहुत लोगों की एडवर्टीजमेंट भी आ जाती है इसमें, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे मीम बन के आ जाता है। तो औरतें जब खरीदती हैं सोना तो उसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल रीजनिंग होती है, कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं। और अगर आपको टेस्ट करना है कि कितनी आपकी आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी हो, उनको सिर्फ बोल दो कि भैया आपका सोना बेच देते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सोना बेच देंगे और नई कार ले लेंगे, तो झगड़ा हो जाएगा। ऐसे कैसे आप सोना बेच सकते हो? बिल्कुल नहीं, आप पुरानी गाड़ी बेच दो, ये वो मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं सोना देने वाली। क्योंकि वो सोने के साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट है। अब ये कौन समझा सकता है? दिस कैन बी ओनली एनालाइज बाय सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमी। तीनों एंगल से जब आप ये पढ़ोगे ना, तब ये बिहेवियर आप एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है? अच्छा, दैट इज वाई गोल्ड मास्क आर ट्रेंडिंग। मतलब यार, गोल्ड से कोरोना अंदर कैसे नहीं आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दैट इज, मतलब वो जो मास्क बना था ना, इट वाज हद कर दी लोगों ने, मतलब पब्लिसिटी के लिए या स्टूपिडिटी की हद कर दी। ठीक है? तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ अगर आप इकोनॉमी की अगर बात करोगे तो वो पूरा सोशल बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, काफी ब्रॉड होता है। एंटायर नेचर विच इज सब्जेक्ट इटर्नल, देखिए एक मिनट, कुछ तो लिखा है। Principle of change indecided only by four types of way living: symbiotic, common, epizoic, parasite. Symbiotic living is the highest form of way of living and the worst is parasite. Sociology concentrates on research on these points. बिल्कुल सही कहा। सोशियोलॉजी जो वो एम्फोसाइज करती है कि समाज में लोग सिम्बियोटिक कैसे रहे। सिम्बियोटिक मतलब एक दूसरे को साथ दे, एक दूसरे की हेल्प करे। पैरासाइट क्या होता है कि बस मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, आई जस्ट वांट थिंग्स। आप समाज को रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हो। बहुत ही बुरी आदत है, उसकी वजह से समाज टूट जाएगा। अगर सब लोग लेने में बैठ गए तो समाज को क्या मिलेगा? समाज खत्म हो जाएगा एक दिन। नो बडी वॉन्ट्स टू हेल्प एनीबडी। एक दूसरे की हेल्प करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ऑलराइट, महाभारत अगर देखी होगी तो जरूर फिर से देख लेना। ओके, उसके बाद अच्छा, कोरोना गेट्स कंफ्यूज विद ग्लिटरिंग। काश अगर ऐसा होगा तो फिर तो यार सब लोग गोल्डन मास्क लेके, मतलब गोल्ड का मास्क लेके पहन के घूमेंगे। लेकिन कोरोना इतना बेवकूफ नहीं कि वो ग्लिटरिंग से कंफ्यूज हो जाए। ठीक है? उसके बाद का जो डिफरेंस है कि इकोनॉमी स्टडी करता है प्रोडक्शन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे सोशल ग्रुप्स, प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस के बारे में ये पढ़ाई करता है। ये हमने स्कोप में भी इसको डिटेल में पढ़ा है क्या। इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट कितना प्रोडक्शन है, कितना उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स डील्स विद प्योरली इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है? जैसे कि प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, मनी फ्लोज, आउटफ्लोज एंड इनपुट रेशियोज। ये क्या होता है? इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। ये सोशियोलॉजी में भी कवर होता है, लेकिन इसके अंदर सोशियोलॉजिकल एंगल्स आते हैं। जैसे देखो, सोशल वेरिएबल्स कैसे होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, कि भैया दो इंसान एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्यों करते हैं, दो ग्रुप्स एक दूसरे के साथ क्यों झगड़ते हैं, दो कास्ट, दो रिलीजन, दो कम्युनिटी एक दूसरे के साथ क्यों झगड़ रहे हैं। और कई बार अगर आप देखोगे ना, तो ये जो होता है ना, आउटपुट इनपुट रेशियो, डिमांड सप्लाई। अगर मैं जॉब की बात करूं, जॉब की अगर मैं बात करूं, तो रिजर्वेशन के लिए लोग क्यों बोलते हैं कि रिजर्वेशन चाहिए? क्योंकि रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हाँ, तो इसके जब ये जो होता है ना, सब जॉब पे होता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विद इन फाइट बिटवीन टू कम्युनिटीज। उसके बाद आता है प्रेस्टीज, उसके बाद आता है ट्रेडिशन, उसके बाद आता है कल्चर, पर सबसे पहले इकोनॉमी आता है कि यार इनको जमीन नहीं मिलनी चाहिए, इनको ये जमीन। अगर मैं अयोध्या का अभी जो राम मंदिर बना वगैरह, सब लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये वो। यू नो व्हाट इज द, वो जो लॉ, वो जो केस थी कोर्ट में, इट वाज बेसिकली अ लैंड डिस्प्यूट। वो जमीन को लेके झगड़ा था कि वो जमीन हिंदू ट्रस्ट को देना है क्या मुस्लिम ट्रस्ट को देना है। दैट वाज द एक्चुअल केस। इट वाज नथिंग, नेवर अबाउट हिंदू मुस्लिम, लेकिन मीडिया ने उसको हिंदू मुस्लिम करके दिखाया। इट वॉज ऑलवेज अबाउट द लैंड, वो जमीन किसकी होगा। अब वहां पे उन्होंने तो मंदिर खोल दिया, मंदिर खोल दिया तो लोग वहां पे पैसा भरेंगे,
अंदर जाने के लिए टिकट लगा दिया, अंदर जाके फिर लोगों का आजू बाजू के शॉप्स के दुख, बिजनेस हो गया ना उनका, इट्स बिजनेस। ये बहुत अच्छी कि वो पीके मूवी में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया था, लेकिन लोग उसको मूवी को गाली देने लगे, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो। भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे देश में, हमारा देश इवॉल्व हो रहा है, हमारा देश डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों के, ऐसी चीज़ों को भी आपने प्रमोट करना चाहिए ना। तो भैया कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, डिविएशन क्यों, कंपटीशन क्यों करते हैं, स्टेटस रोल, एलिनेशन, ये सारी चीज़ों को सोशियोलॉजी पढ़ता है। इकोनॉमी में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अगर एक्सप्लेन कर भी रहे कॉन्फ्लिक्ट, अगर दो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक दूसरे के साथ क्यों झगड़ रहे, तो उसका रीजन इकोनॉमिक होता है कि भैया इनको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने हैं। लेकिन अगर सोशियोलॉजिकल एंगल देखा जाए तो पूरा डिफरेंट, इसका इसका पूरा थियरी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर इकोनॉमिक एंगल भी आएगा, लेकिन नॉट नेसेसरी कि इकोनॉमिक्स में सोशल एंगल आएगा। इसके लिए इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है ना वो नैरो है, वो छोटा है, और सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फॉर्मुलेटिंग प्रिसाइज लॉज ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, वेयर एज इसका मेन ऑब्जेक्टिव टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, रविंद्र जी ने कुछ कहा है, हेल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एटलीस्ट टू अनरेगुलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट सच इरेगुलर एक्टिविटीज, सम आर आउटराइटली हार्मफुल टू नेशनल इंटरेस्ट एंड सम आर असिस्टिंग टू स्पीड अप द डिसीजन, वेयर अनफॉर्चुनेटली कमीशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कई बार इकोनॉमिक एक्टिविटी को ढंग से हम रेगुलेट नहीं करते, इसके वजह से ब्लैक मनी, डर्टी मनी, ये समाज में बढ़ते जा रहा है, हमारा समाज खोखला होते जा रहा है अंदर से। और क्यों ब्लैक मनी को इतना इंपॉर्टेंस है, क्यों इस डर्टी मनी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसका स्टडी सोशियोलॉजी भी करता है अलॉन्ग विद इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी बेसिकली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन फॉर्मुलेटिंग प्रिसाइज लॉज ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, बट वेयर एज सोशियोलॉजी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगेन जैसे मैंने बोला इकोनॉमिक स्टडी बिहेवियर करता है लेकिन नैरोअर सेंस में, लेकिन अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ तो ब्रॉडर सेंस में, कि औरतें सोना क्यों खरीदती है, सोशियोलॉजी एक्सप्लेन कर सकता है, इकोनॉमिक्स कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूँ तो देयर इज ऑलवेज प्रिसीजन ऑफ टर्मिनोलॉजी, एग्जैक्टनेस, प्रॉपर यूनिट्स होते हैं, उसमें मेजर कर सकते हो आप, क्वांटिफाई कर सकते हो, यू कैन एग्जैक्टली से 10 टन्स ऑफ गोल्ड, 10 टेलीविजन्स, 10 मोबाइल्स, आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, लेकिन सोशियोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। सोशियोलॉजी किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है, क्वेश्चनिंग करना, क्रिटिकल एनालिसिस करना, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखना, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजी। ठीक है, व्हेन सोशियोलॉजी की मैं बात करता हूं तो इट इज मोर अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, कि भैया औरतें सोना क्यों खरीदती हैं, इसको क्रिटिकली सोचना जरूरी है। क्रिटिकली सोचना मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव से सोचना बहुत जरूरी है। समाज में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, लोग क्यों झगड़ते हैं, या कोई कम्युनिटी एक दूसरे के साथ क्यों कोऑपरेट कर रही है, ये इंसान इस ग्रुप में रहने के बावजूद अलग क्यों बिहेव कर रहा है, इस इंसान का ये कास्ट होने के बावजूद भी इसका इसका रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको ज्यादा बड़ा स्टेट क्यों मिला है, ये इंसान ने सुसाइड क्यों की, वॉज सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुसाइड और वॉज समथिंग एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये सारी चीज़ों का, इसके लिए क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्वेश्चनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम, और यही सोशियोलॉजी सिखाता है, यही सोशियोलॉजिस्ट करता है। जब कोई भी सोशल फेनोमेना को उसको पढ़ाई करना पड़ता है, किसी भी सोशल फेनोमेना का पढ़ने के लिए क्रिटिकल एनालिसिस, क्वेश्चनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सोशियोलॉजी में आप क्वांटिफाई तो चीजें नहीं करोगे, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि मुझे कितना गुस्सा आता है 10 में से, आदित्य सर को 10 में से 5 गुस्सा आता है, आदित्य सर कितने एग्रेसिव हैं 4, आदित्य सर कितने रोमांटिक है 8, ये ऐसे आप गैस कर सकते हो कि हाँ नहीं आदित्य सर थोड़े से कूल है, पर जब वो गुस्सा भी करते हैं, उसको आप सिर्फ एक अंदाज दे सकते हो, यू कैन जस्ट हैव अ गेस, आप उसको गेस कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट बी प्रिसाइज। रविंद्र जी ने और कहा कि द नियो लिबरल ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव आल्सो रिजल्टेड इन अ वेरी सीरियस इशू ऑफ हैविंग स्पेशलाइज्ड लॉ फॉर कॉर्पोरेट हार्म। बिल्कुल, एग्जाम्पल जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई उसका ही अगर आप एग्जाम्पल देख लोगे कि यूनियन कार्बाइड इंडिया में आई, एस्टेब्लिश हो गई, उसके लिए नहीं है कोई रूल नहीं, उस जब वो गैस डिजास्टर हो गया, गैस लीकेज हो गया, लोग मर गए और वहाँ का सीईओ भाग गया। उसके बाद अभी तक आज के डेट में भी लोगों को कंपनसेशन, सारे लोगों को जो विक्टिम्स थे उनको कंपनसेशन नहीं मिले। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स आ गए, न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल भी बन गया, एक्ट भी बन गया, लेकिन कल अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से आजू बाजू के लोग मर जाते हैं, उनके आगे की जनरेशंस भी बर्बाद हो जाती है, तो इसको क्या कंपनसेशन दोगे आप? इज इट दैट रियली नेसेसरी? जरूरी है? उससे इतना पैसा न्यूक्लियर रिएक्टर में डालने से अच्छा कि आप सोलर एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेट करो, जो जर्मनी कर रहा है। तो ये
सोशोलॉजिकल एंगल, सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी, कि आज के डेट में इकोनॉमी वाले भी सोशोलॉजी के बारे में सोचते हैं और सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते हैं. अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, जब भी कोई भी होटल वाला, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ये तो सारे यूएस की कंपनीज है, लेकिन जब वो इंडिया के मार्केट में आते तो आने से पहले वो पूरा इंडियन सोसाइटी को स्टडी करते कि इनका टेस्ट क्या है, इनका इनका फ्लेवर क्या है. नोएशा, वाई का मतलब क्या है, वाई क्यों पूछ रहे हो, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में पूछो नोएशा, समझ में नहीं आया मुझे, सिर्फ वाई से समझ में नहीं आया. तो अगर वो पिज्जा हट जब आता है तो वो सोचता है कि इंडियन लोग जो होते हैं वो थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, यहाँ पे बीफ इतना नहीं चलता, यहाँ पे पोर्क नहीं खाते, यहाँ पे फिश भी कंपेरेटिवली कम खाते हैं, यहाँ पे चिकन मटन सबसे ज़्यादा चलता है. तो अगर आप देखेंगे पिज्ज़ा हट में जाएंगे या आप अच्छा सर इट्स यस, अरे वाई डाल दिया तो मुझे लगा मुझे लगा वाई डाल दिया तो वाई क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्वेश्चन लगा मुझे. ठीक है, आई गॉट कंफ्यूज्ड, थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन. तो यहाँ पे एग्जैक्टली रजनी ने बिल्कुल कहा, पूरा सर्वे करके वो मार्केट में एंटर करते हैं कि इनको तीखा, तो इसके लिए पेरी पेरी मसाला या क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिकन मसाला, ऐसा करके वो कुछ उसको स्पाइस अप कर देते हैं, लेकिन नाम वहाँ का डाल देंगे मैक्सिको या पेरी पेरी या अफ्रीकन मसाला, ताकि वो लोगों को अट्रैक्टिव लगे और लोग उस चीज़ों को खरीदे और खाएं. लेकिन अगर फ्रैंकली देखा जाए, डू वी रियली नीड अ पिज़्ज़ा, डू वी रियली नीड अ बर्गर? नो. ये कोविड-19 में हमें समझ में आ गया कि 2 वक्त की रोटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कितना पैसा बचता है. लेकिन देखो, कोविड-19 अगर नहीं आता तो हम बस दौड़े जा रहे हैं, वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड पीपल, वी आर जस्ट रनिंग, सब पैसा स्पेंड कर रहे हैं अननेसेसरीली पैसा. ये जो डिमांड कंज्यूमरिज्म बनाया जाता है, दिस इज ऑल फेक कंज्यूमरिज्म. फालतू में लोग चीज़ों को खरीदते हैं और इतना महंगा, एग्जैक्टली इतना एक्सपेंसिव, पूरा मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है. इसीलिए जो बंदा 1-2 लाख महीना कमा रहा है उसको भी लगता है 1-2 लाख बहुत कम है. 1-2 लाख रुपए, भाई मुझे कोई दे दो, बढ़िया है, ऐसे से लाइफ जी लूंगा मैं, 1-2 लाख रुपए महीना मिल रहा है तो कोई टेंशन नहीं. लेकिन नहीं, ये भी लोगों को कम लगता है. नहीं, मुझे और बड़ी गाड़ी चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, और बड़ा घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे फार्म हाउस चाहिए. अरे क्यों भाई, क्यों? इज इट रियली नेसेसरी? 2 वक्त की रोटी तो चाहिए, एक छत चाहिए और 2 का कपड़ा चाहिए, दैट्स इट. ओके, सो ये इसका आंसर सोशियोलॉजी देता है, इकोनॉमी नहीं देता. इकोनॉमिक्स सिर्फ बताता है कि बेचो बेचो, डिमांड बढ़ाओ डिमांड बढ़ाओ, हम सप्लाई देते हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, चलिए दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी. ठीक है, अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो इट स्टडीज द पास्ट, पास्ट के बारे में स्टडी करता है, पास्ट इवेंट जो हुए उनके बारे में कॉन्क्रीट देता है. ठीक है, और जो सोशियोलॉजी अगर कंपेयर करेंगे हिस्ट्री में तो देखिए सोशियोलॉजी भी पास्ट के बारे में पढ़ाई जरूर करता है, लेकिन ज़्यादातर उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है कंटेम्प्रेरी और रिसेंट जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है, कि भैया रिसेंटली क्या हुआ, अभी कोविड-19 का जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे, तो उसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे. अब जैसे देखा जाए तो हिस्ट्री विल एक्चुअली टॉक अबाउट एक्चुअल इवेंट्स, एस्टेब्लिश थिंग्स that have actually happened, and sociology mostly focuses on cause relationship, कि भैया अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, पॉवर्टी है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो जीडीपी कम है, जीडीपी कम है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है तो पॉवर्टी है. चल रहा है, लाइफ सर्कल घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, दैट इज सोशियोलॉजी. लेकिन हिस्ट्री का नहीं, हिस्ट्री इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, हिस्ट्री सीधी लाइन है, यू नो, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, ऐसे वो इवेंट्स एक्सप्लेन करते जाता है. तो जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री हुआ करती थी, दे वर ओनली कंसर्न्ड अबाउट फैक्ट्स, वो सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करते थे, दे वर नेवर कंसर्न्ड अबाउट द सोशियोलॉजिकल लाइफ स्टाइल. लेकिन आज की जो हिस्ट्री है वो सोशल लाइफ भी एक्सप्लेन करती है, और हमारी सोशियोलॉजी जो है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी एक्सप्लेन करती है. अगर मैं सबसे ईजी एग्जाम्पल दे दूँ, व्हाट आर द सोशल रीजन्स फॉर 1857 रिवॉल्ट, कि व्हाट वर द सोशल रीजंस, कि लोगों को, हमारे लोगों को लगने लगा था कि हमारे रिलीजन डेंजर में है, हमारा हिंदू हमारा मुस्लिम रिलीजन डेंजर में, हमारी कास्ट सिस्टम डेंजर में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, अगर आप देखेंगे 1857 में रिवॉल्ट हुआ, लेकिन सती 1829 में एबॉलिश हुई. चाइल्ड मैरिज को अलाउ उन्होंने कुछ 1930s या 1830s या 1840s में अलाउ किया, तो लोगों को सडनली लगने लगा कि हमारा रिलीजन खतरे में है. तो उन्होंने बोला चलो ज्वाइन करते हैं और अटैक कर देते. पॉलिटिकल रीजन अलग थे. अगर मैं सिर्फ हिस्टोरिकली बात करूं, इट वॉज ओनली एक्सप्लॉयटेशन. इट वॉज दैट, जो ट्रिगर था वो जो बंदूक हुआ करती थी उसके अंदर बीफ और पोर्क का जो डुक्कर बोलते पिग, और जो बीफ था मतलब काऊ का जो फैट इस्तेमाल करती, वो हिस्ट्री बताता है. लेकिन सोशियोलॉजी क्या बताता है कि जो हमारा समाज था वो बिल्कुल खुश नहीं था. द वे द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया, द इंडियन सोसाइटी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी.
हम बिल्कुल खुश नहीं थे। तो इसीलिए आज के डेट में हिस्ट्री और सोशियोलॉजी दोनों कंबाइन करके हम किसी भी सोशल इवेंट को पढ़ते हैं। अगर आज के डेट में जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 के बारे में अभी सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट पढ़ते हैं, तो ये भी देखते हैं कि कोविड-19 आया कहाँ से, वाई दिस वायरस हैज कम, ये कहाँ से आया है, किसने डेवलप किया, क्यों डेवलप किया, इज इट बायो वॉरफेयर। तो इसके पीछे का हिस्ट्री हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आज के डेट में 2020 में इंडिया इज इमर्जिंग अ सुपर पावर, व्हाई? चलिए 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? कि विदाउट हिस्ट्री यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ना हम प्रेजेंट समझ सकते हैं, ना हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। इसके लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यूपीएससी में हिस्ट्री भी है और ऑप्शनल भी है हिस्ट्री। लेकिन बाबा मुझे माफ करो, हिस्ट्री मेरे लिए बहुत ज्यादा हैवी सब्जेक्ट है। 1857 के रिवॉल्ट में नेशनलिज्म का जन्म हुआ, ये सोशल एस्पेक्ट है। एग्जैक्टली, नेशनलिज्म वही से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। सो ये जो कंपैरिजन है, दिस इज बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। जो नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट जो है, इट इज मोर कंसर्न विद पॉलिटिकल थियरी एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, गवर्नमेंट काम कैसे करता है, पॉलिटिक्स में कौन से थियरी होती हैं, कौन से थिंकर है, कि भैया डेमोक्रेसी का मतलब क्या, कम्युनलिज्म का मतलब क्या, कम्युनिज्म का मतलब क्या, सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या, इस्लामिक स्टेट का मतलब क्या, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या, पुलिस स्टेट का मतलब क्या, इसके पीछे की थियरीज, कि किसी भी समाज को कैसे गवर्न करना है, उनको रूल कैसे करना है, दैट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट। लेकिन अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूं तो स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जिसके अंदर पॉलिटिक्स भी आता है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एक चैप्टर है। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि भैया स्टेट कैसे आया, गवर्नमेंट कैसे बना, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये कैसे स्थापित हुए, इसके बारे में भी पढ़ाई है। और इतना इंटरेस्टिंग है पॉलिटिक्स के बारे में, भैया नेशनलिज्म का मतलब क्या, स्टेट का मतलब क्या, ये तुम्हारे सिविल सोसाइटी का मतलब क्या। हम नॉर्मल लाइफ में इन चीजों के बारे में, हाँ सिविल सोसाइटी, अरे सिविल सोसाइटी का मतलब क्या होता है किसी को नहीं मालूम। नेशनलिज्म मतलब क्या, आर वी ए नेशन और अ स्टेट। नेशन का मतलब, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, अगर किसी को आंसर होगा तो डेफिनेटली डालिए कि आर वी ए नेशन और आर वी ए स्टेट। इसके लिए अगर आपको नेशन नहीं मालूम, आपको स्टेट नहीं मालूम, तो आप तो आंसर ही नहीं लिख पाओगे। और ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। इट कैन बी आस्क्ड इन इथिक्स, इट कैन बी आस्क्ड इन एसे, कि इज इंडिया नेशन और इज इंडिया अ स्टेट, तो क्या आंसर देंगे। तो उसके लिए नेशन का मतलब मालूम होना चाहिए, उसके लिए स्टेट का मतलब मालूम होना चाहिए। जी रंजीत साहब ने कहा हम स्टेट है, सुष्मिता ने कहा हम नेशन है, हम नेशन स्टेट है। भैया रमानंद साहब आपको मान गए, आपने तो बिल्कुल सही बोल दिया, नेशन स्टेट है। तो इसीलिए, sorry sir, I would like to ask questions and this question is not related to this topic. Can we crack IPS exam during job 8 and hours? हिमांशु, मैं आपका सवाल आखिर में लूंगा, मुझे मेरा टॉपिक खत्म करने दीजिए, फिर डेफिनेटली मैं आंसर दे दूंगा, लेकिन एंड में देता हूँ हिमांशु, मुझे सिर्फ रिमाइंडर जरूर देना। तो देखिए, मेरा अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो जॉब करके कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पूरा पढ़ाई करना जरूरी है। एवरीथिंग हैज टू बी, अभी आंसर दे देता हूँ हिमांशु साहब, कि 8-9 घंटे का अगर जॉब करते हो तो पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को और अपडेट कर रहे हो। आप बेसिक से कर रहे हो तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है पर मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए सारा नॉलेज आपके पास अच्छा है तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो, कोई भी क्रैक कर सकता है। यूपीएससी इज नॉट भगवान नहीं है, इंसान ही क्रैक करते हैं यूपीएससी। ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट द राइट टाइम, राइट थिंकिंग एंड हार्ड वर्क। ठीक है, ओके। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस डिस्कसेस पॉलिटिकल बिहेवियर एंड ये सोशल बिहेवियर। ये तो मैं कब से बोला जा रहा हूँ, पॉलिटिकल बिहेवियर मतलब क्या, कि एक कोई भी इंसान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट क्यों देता है। इज इट ऑलवेज अबाउट द मैनिफेस्टो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े वादे करते हैं, हम चाइना को हरा देंगे, हम राम मंदिर बांध देंगे, हम कोविड-19 को भगा देंगे, हम उसके बेस पे हम वोटिंग करते हैं। हाँ जा रजनी जी, आर वी अ नेशन और वी अ स्टेट। देखिए, अगर पर्टिकुलरली मैं बोलूं, इंडिया इज मोर ऑफ अ स्टेट एंड लेस ऑफ अ नेशन। नेशन, एक नेशन की जब मैं बात करता हूं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है होमोजिनिटी, होमोजीनियस सोसाइटी, मतलब सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हमारे देश में जो सिमिलैरिटीज हैं वो बहुत कम है। ठीक है, हमारे में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी नेशनलिज्म जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट है बहुत, बिकॉज हमारे में कोई कॉमन चीज नहीं है। अगर जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ नेशन पे आप जब जाते हो, तो जब मैं सिर्फ नेशन के बारे में बात करता हूँ तो होमोजेनिटी, कल्चरली सेम बात है, लैंग्वेज भी सिमिलर है,
कास्ट या रिलीजन सेम है, लेकिन इंडिया का वैसा नहीं है। तो नेशन हम हैं, अगर जब इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही होती है तो सडनली हम इंडियन बन जाते हैं, लेकिन जब नॉर्मल डे टू डे लाइफ होती है तो कोई देश के बारे में नहीं सोचता है। तो वी आर अ स्टेट। स्टेट का मतलब क्या? इट इज अ टेरिटोरियल एंटिटी गवर्न्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, ये होता है स्टेट। विच बुक इज बेस्ट फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल? हरलम बोस, बड़ी वाली, ठीक है। तो हाँ जी, अरबियन नेशन अगर आप देखेंगे, जो वेस्ट एशियन देश हैं सारे, वो सारे इस्लामिक स्टेट्स हैं, तो उनका वो प्रॉपर नेशन है, क्योंकि वहां पे लोगों को एकजुट लाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, उनका रिलीजन ही एक यूनिटी ला लेता है। हमारे हमारे देश में यूनिटी लाना बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एवरीबडी इज हैविंग देयर डाइवर्स ओपिनियंस बिकॉज एवरीबडी इज फ्रॉम अ डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड। नेशनलिज्म की फीलिंग तभी आती है जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है, तब सडनली सबको लगता है कि हम इंडियन है। बट नॉर्मली अगर हम देखें, नॉर्मल डे टू डे हम स्टेट है। तो वी आर, तो अगर बैलेंस आंसर देना है, वी आर अ नेशन स्टेट। तो रामानंद ने बिल्कुल सही कहा, वी आर अ नेशन स्टेट, ठीक है। अगेन पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करूं तो दे आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्टडी ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। सोशियोलॉजी इनके साथ, इनको पकड़ के भी बहुत सारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को भी पढ़ता है। फैमिली इनफॉर्मल होता है, फैमिली हो गया, ठीक है। या जो हमारा बार्टर सिस्टम हुआ करता था वो हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल किधर लिखित नहीं है, उनको भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिजेस पे लॉ है कि आप चाइल्ड मैरिज नहीं करवा सकते, फिर भी चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं, स्टिल चाइल्ड मैरिजेस आर हैपनिंग। तो ये पढ़ता है सोशियोलॉजी, ये पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ता, ठीक है। तो अभी जैसे मैक्स वेबर की अगर हम बात कर लें, ठीक है, मैक्स वेबर की बात करते हैं, उन्होंने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ाया था। इट इज़ अ मिडल वे जहाँ पे पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी दोनों को मिलकर पढ़ाई की गई, मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर हम और डिटेल में जाके पढ़ेंगे जब हम एक्चुअली मैक्स वेबर जब ऑप्शनल स्टार्ट करेंगे। हिंदी में बबीता जी सोशियोलॉजी तो आप हिंदी में किताबें अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आप कोई भी लोकल लैंग्वेज में जब कोई भी हिंदी की किताब, सोशियोलॉजी की किताबें पढ़ोगे तो आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश की ही पढ़िए, तो सक्सेस रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन होता है हिंदी में कई बार गलत है, कई बार। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग एनी लोकल लैंग्वेज की अगर आपको किताब लेनी हो। कई बार यूपीएससी के ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो डायरेक्ट उसको सब कवर नहीं करता है। आपको हिंदी में मैं समझा रहा हूँ ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आपको टेंशन क्यों है? मैं समझा दूंगा ना, यहाँ पे मैं हिंदी में बात करता हूँ, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का जो फोकस है वो इंक्रीजिंगली इट्स एक्चुअल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन कैसे लेते हैं, हाउ आर यू एक्चुअली टेकिंग अ डिसीजन इन अ ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप रैशनली सोचते हो, कई बार आप इमोशनली सोचते हो, कई बार आप लॉजिकल सोचते हो, कभी रीजनिंग पे सोचते हो, कभी कभी गुस्से में कोई डिसीजन ले लेते हो, कभी आपका रिलीजन, आपकी कास्ट, आपका कल्चर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका सोशल बैकग्राउंड, इन सारे चीज़ों को भी पकड़ के एक डिसीजन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लिया जाता है, ओके। उसके बाद सोशोलॉजिकल रीजंस फॉर सपोर्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टी, कि भैया कोई भी इंडिविजुअल किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहा है। इसका हमेशा आंसर पॉलिटिक्स में नहीं होता है, कई बार इसका आंसर सोशियोलॉजी में होता है, कि क्यों किसी इंडिविजुअल बीजेपी को फॉलो करता है, कोई कोई इंडिविजुअल शिवसेना को फॉलो करता है, कोई कोई इंडिविजुअल कांग्रेस को फॉलो करता है। हमेशा पॉलिटिक्स इज नॉट द आंसर, सोशियोलॉजिकल रीजंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट पॉलिटिक्स। एंड अगेन द रोल ऑफ जेंडर इन पॉलिटिक्स, कि भैया औरतों को आज भी ऐसी क्या सिचुएशन है कि आज भी हमें औरतों के लिए वी हैव टू फाइंड रिजर्वेशन इन लोकसभा, और उसका बिल कब से पेंडिंग है, उसका बिल कब से पेंडिंग है, अभी भी पार्लियामेंट में उस बिल को पास नहीं किया गया, अभी भी औरतों को उतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देते हैं। तो ये क्या है? इसका मतलब पैट्रियार्कल माइंडसेट है। आज भी हम सोचते हैं कि जो पुरुष है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा पावरफुल है, वही बेहतर काम कर सकता है। तो इसकी वजह से कि व्हाट इज द रोल ऑफ जेंडर, जब औरतें आएंगी पॉलिटिक्स में तो एक अलग नजरिया आएगा, वो औरतों के हिसाब से सोचेंगी, भैया कि घर में कोई औरत है तो उसको क्या सोल्यूशंस मिलने चाहिए, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं। कि भैया सिंपल से सिंपल, कि भैया रोज सुबह 4 बजे उठ के उनको सैनिटेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, टॉयलेट्स नहीं है गाँव में। इसके वजह से औरतों की जिंदगी कितनी रिस्क में है कि सुबह 4 बजे उनको रात को जाना पड़ रहा है, उसके अंदर क्राइम रेट बढ़ जाता है। तो आइए उससे अच्छा टॉयलेट बांध दो यार। तो ये कोई जो पुरुष होता है ये नहीं सोच सकता। और जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जैसे रजनी ने कहा, यहाँ पे वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि औरतों को सुबह 4 बजे उठ के जाके जाना पड़ता है वॉशरूम के लिए, गाँव में पानी के लाने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर दूर जाके उनको पानी लेके आना पड़ता है।
क्यों? उससे अच्छा यार पाइपलाइन लगा दो। ये औरत ही बोल सकती है, क्योंकि औरतों को मालूम है यार, यार मेरे जान पहचान वाले वो लोग ऐसा करते हैं, तो चलिए हम कोई वाटर टैंकर या कोई पाइपलाइन डालते हैं जिसकी वजह से पानी गांव में आए। तो ये दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ वुमेन। और इसकी जो स्टडी है, पॉलिटिक्स और सोशोलॉजी दोनों मिलके करेंगे कि इसके पीछे के पॉलिटिकल रीजंस क्या है। और लेकिन फिर भी आप देखेंगे आज की भी दुनिया में अभी भी फील्स द वुमेन आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंस। जितना उनको चाहिए इंपॉर्टेंस उतना नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी। ठीक है, अगर आप साइकोलॉजी और सोशोलॉजी की बात करेंगे, तो अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो मैंने पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था कि इट्स ओनली स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, और ये ह्यूमन सोशल बिहेवियर पढ़ता है। इसमें फर्क क्या है सबसे बड़ा? साइकोलॉजी में जैसे मैंने हमेशा कहा कि जब आप अकेले रहते हो तब आप अलग बिहेव करते हो। आप जब सोशोलॉजी में देखा जाए तो आप जब ग्रुप में रहते हो तब अलग बिहेव करते हो। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि सोशोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन, इन सारी चीज़ों को एग्जैक्टली सुष्मिता ने बिल्कुल सही कहा, इंडिविजुअल और ग्रुप इसमें हम बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करते हैं। और जो साइकोलॉजी पढ़ता है वो इंटेलिजेंस, लर्निंग, मोटिवेशन क्या है, मेमोरी कितनी है, नर्वस सिस्टम, रिएक्शन टाइम, होप्स, फियर्स, इंसान की डर या उसको किस चीज़ से अच्छा लगता है। साइकोलॉजिकल पढ़ाई पूरी डिफरेंट है, सोशोलॉजिकली पूरी डिफरेंट की। लेकिन इसका जो मिडिल पाथ है वो है सोशल साइकोलॉजी, जहां पे हम ऑब्वियसली जो प्राइमरी इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअली होता है सोशल साइकोलॉजी में, लेकिन बिहेवियर इन सोशल ग्रुप्स को भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो ये जो बिहेवियर है सोशल ग्रुप की इंपॉर्टेंस इज ऑलवेज गिवन टू इंडिविजुअल। देखिए सोशोलॉजी में ऐसा नहीं है हर बार। सोशोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सोसाइटी, कलेक्टिविटी, ग्रुप, सोशल ग्रुप की पढ़ाई करनी है, इंडिविजुअल की पढ़ाई नहीं करनी है। इंडिविजुअल की पढ़ाई साइकोलॉजी में और ग्रुप की पढ़ाई सोशोलॉजी में। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर डर्कहाइम की जो स्टडी है सुसाइड की, अगर आप पढ़ेंगे तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि भैया कोई भी इंडिविजुअल सुसाइड क्यों करता है। चलिए देखते हैं कि आप थोड़ा बहुत कमेंट सेक्शन में डालिए कि आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि आदमी सुसाइड क्यों करता है। चलिए चलो फटाफट टाइप करो कि वाई अ पर्टिकुलर कमिट सुसाइड। अभी डर्कहाइम साहब ने जो बताया कि कोई भी इंसान सुसाइड क्यों करता है, उसके पीछे का जो रीजन है दैट विल अमेज यू कि डर्कहाइम ने ये प्रूव किया है कि सुसाइड कमिट करने का सबसे बड़ा रीजन सोसाइटी है। अब रजनी ने कहा कि डिपेंड्स ऑन पर्सनल रीजन। तो अभी रजनी की जो सोच है, शी इज थिंकिंग विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी। ठीक है, अगर कोई सोशोलॉजिस्ट होता, आप देखिए नोएशा ने कहा कि बिकॉज ऑफ एलिनेशन, बिल्कुल सही, अकेले पड़ जाना। जैसे मैंने बोला कि पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप समाज के रीतो रिवाज को फॉलो ही नहीं कर रहे तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, आपको कोई मानेगा नहीं, आपको कोई भी जॉब से कोई भी निकाले रही है तो ये फॉलो ही नहीं कर रहे। रविंद्र जी ने क्या कहा, इन पॉलिटिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इज बायोलॉजिकल पॉलिटिक्स प्रोपोगेटेड बाय लेजेंडरी माइकल फॉकेट। सर जी बड़े बड़े थिंकर्स के नाम लेते हैं आप, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गए यहाँ पे थोड़ा सा। सोशियोलॉजी में ये माइकल फॉकेट साहब नहीं है, लेकिन सही है, आपने आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉलिटिक्स में जो चलता है वो बायोलॉजिकल पॉलिटिक्स होता है कि मेल ऑलवेज वांट टू डोमिनेट ओवर फीमेल्स। ये तो सही। नोएशा जी आपने काफ़ी पढ़ाई की लगता है सोशियोलॉजी के बारे में, इगोइस्टिक सुसाइड एंड अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, काफ़ी होशियार हो आप। तो सोशल प्रेशर, लाइक इफ आवर फैमिली हैज़ हाई एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं करते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुसाइड, दरखाइम ने ये प्रूव करके दिखाया कि समाज के प्रेशर के वजह से इंसान सुसाइड करता है। अब समाज में क्या क्या आता है? आपका फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनका सोशल प्रेशर, आपके पीयर्स का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम प्रेशराइज होके सुसाइड कर सकते हैं कि भैया मेरे से इतना एक्सपेक्टेशन था यार, मैं तो IAS IPS बनने वाला था, नहीं हुआ, मैं तो यार क्लर्क बन गया, चलो सुसाइड करते। पागल हो क्या? सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। सुसाइड ये सोल्यूशन नहीं है, आपको फाइट करता आना चाहिए, यू शुड फाइट इन लाइफ। तो ये डरखाइम साहब ने एक्सप्लेन किया कि सुसाइड जो होता है, सुसाइड की जब बात करते हैं तो सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन उसी को अगर आप साइकोलॉजी से पढ़ोगे तो वहाँ पे पर्सनल रीजन को ढूंढा जाएगा कि भैया अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत है, भैया इन्हें सुसाइड क्यों हुई? तो पहले पर्सनल रीजन ढूंढेंगे, फिर उसके आजू बाजू के रीजन ढूंढेंगे कि कोई लोग थे क्या जो उनको प्रेशराइज कर रहे थे सुसाइड करने के लिए। तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ये दोनों फैंटास्टिक सब्जेक्ट्स है, दोनों को साथ में अगर पढ़ेंगे तो स्पेसिफिकली सुशांत सिंह राजपूत की केस अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली पता चल जाएगा कि क्यों सुसाइड की बंदे ने। ठीक है, अब जैसे मोहन साहब ने बोला सुसाइड इज मेंटल वीकनेस, अलोन हिमसेल्फ, नॉट कॉन्फिडेंट, प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, काफ़ी चीज़ें हैं।
करेक्ट। तो इसमें अगर आप मोहन का आंसर देखोगे, सम ऑफ द फैक्टर्स मेंशन बाय मोहन आर साइकोलॉजिकल एंड सम ऑफ द फैक्टर्स आर सोशियोलॉजिकल। ठीक है। और जो आखिरी सब्जेक्ट है सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, जो कि आज की आखिरी स्लाइड है, मेरे साथ रहिए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है आपके। आने दीजिए, आपके जो भी लगता है ये सुसाइड करने के क्या क्या रीजन है, यू कैन कीप ऑन कमेंटिंग, आई विल कंटिन्यू टीचिंग। सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में अगर जब मैं बात करता हूँ, तो ये स्टडी करता है सिंपल प्री मॉडर्न एग्रीकल्चर सोसाइटी, जहाँ पे एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरिंग, ये सारा नेचुरल रिसोर्सेज पे। और सोशोलॉजी जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को पढ़ता है, जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसको। और सोशोलॉजी हमेशा दे आर मोर कंसर्न विद द पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, पूरे समाज को नहीं पढ़ता सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में एक छोटे से पार्ट को पढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी हमारे समाज का एक पार्ट है, रिलीजन हमारे समाज का एक पार्ट है, कास्ट हमारे समाज का एक पार्ट है। ठीक है। सोशल मोबिलिटी, ये क्या होता है कि भैया इंसान अपर मिडिल क्लास से जब अपर क्लास में जाता है, दैट इज मोबिलिटी, बट इन सोसाइटी। तो वो तो अलग के उसके तो सोशल मोबिलिटी तो अलग चैप्टर है सोशोलॉजी में, वो इतना इंटरेस्टिंग है कि व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्सन टू मूव फ्रॉम लोअर क्लास टू हायर क्लास। ये इंसान की प्रोग्रेस कैसी होती है और इंसान दुर्गति भी कैसी होती है, उसके बारे में भी समझाया है सोशोलॉजी में। वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि ये भी सोशोलॉजी सिखाता है कि आदमी का जिंदगी, आदमी कैसा बर्बाद हो सकता है। लेकिन सोशल एंथ्रोपोलॉजी होता है ना, सोसाइटी एज अ होल पढ़ता है। क्यों? पूरे समाज को एक साथ पढ़ता है। क्यों पढ़ता है पूरे समाज को एक साथ? क्योंकि जब भी कोई सिंपल सोसाइटी होती है, कभी भी कोई छोटी सी एग्रीगेशन सोसाइटी होती है, छोटे होता है, पॉपुलेशन कम होता है। अगर मैं किसी ट्राइबल सोसाइटी में पढ़ाई करने जाऊँ, कितने पॉपुलेशन होगी? अगर मैं अंडमान निकोबार में किसी भी ट्राइब को पढ़ने जाऊंगा, ओंगेलीज फॉर एग्जाम्पल, उनका मैक्सिमम पॉपुलेशन 600 है, 600 इज देयर पॉपुलेशन। तो 600 लोगों को अगर मुझे पढ़ना है तो मेरे लिए रिलेटिवली सिंपल है। अगर मैं मुंबई में जाके पढ़ाई करना चाहूंगा, मुझे मुंबई का पढ़ाई करना, भैया उनकी पॉपुलेशन कितनी है, इज इट पॉसिबल? तो आप क्या करोगे कि मुंबई में जाके स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करोगे कि इनके बारे में पढ़ना है। मोहन साहब ने क्या कहा? मोबिलिटी, हायरार्की ऑफ हायर क्लास टू लोअर क्लास एंड ट्रांसफर ऑल्सो। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसको तो और डिटेल में जाएंगे जब हम सोशोलॉजी ऑप्शनल के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है। और जब सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुराने जमाने में दे फील्ड वर्क करते थे, मतलब वो उस विलेज में जाके रहते थे, दे यूज्ड टू गो एंड एक्चुअली लिव इन द विलेज, क्योंकि उस विलेज के बारे में या उस ट्राइबल सोसाइटी के बारे में कोई लिटरेचर नहीं था, कोई रिसर्च नहीं था, उसके बारे में कोई हिस्ट्री नहीं थी, किसी कोई भी लिखित कुछ भी नहीं था। तो उनको वहां पे जाके स्टडी करना पड़ता था कि ये ट्राइबल लोग कैसे रहते हैं, ये ट्राइबल लोगों की सोच क्या है, ये ट्राइबल लोगों की जिंदगी ये कैसे काटते हैं, व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर द ट्राइबल पीपल। लेकिन सोशोलॉजी मॉडर्न था, तो इसके लिए सर्वे कर लो, क्वेश्चनर भेज दो लोगों को, मेल कर दो लोगों को क्वेश्चनर। तो हमें पता है कितने क्वेश्चनर हम मेल को रिप्लाई करते हैं। ठीक है। वन मस्ट स्टडी सुसाइड रिसर्च बाय इमाल डरखाइम, इट इज द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च। बिल्कुल सही। रविंद्र साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम डिटेल में जाने वाले हैं डरखाइम की थियरी में, सुसाइड इंसान कैसे करता है, सारे टाइप्स, इगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, फेटलिस्टिक सुसाइड, पूरा डरखाइम ने पूरी सुसाइड को पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। सबसे बढ़िया थियरी डरखाइम की है सोशोलॉजी में। वो जब डिटेल में हम जाएंगे ना, आप अमेज हो जाओगे, और हर समाज में जब भी कोई सुसाइड होती है उसको आप लिंक कर पाओगे। इसके लिए मैंने कहा सोशियोलॉजी यूपीएससी तो आपको हेल्प करेगा करेगा आईएएस बनने के लिए, लेकिन आगे जाके भी भैया इसने सुसाइड क्यों की, आपका जो पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है। तो बिकॉज सोशियोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी का पढ़ाई करता, तो उनको फील्ड वर्क करने की जरूरत नहीं हुआ करती थी, उनको एक्चुअली वहां पे जाके वो फील्ड वर्क करने की जरूरत नहीं हुआ करती थी, बस भैया क्वेश्चनर भेज दो, सर्वे कर लो, कर सकते थे। लेकिन आज के ज़माने में ये डिस्टिंक्शन नहीं रहा, सिंपल सोसाइटी या मॉडर्न सोसाइटी, ये डिस्टिंक्शन इतना रहा नहीं। अभी सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो स्टडीज मॉडर्न सोसाइटीज एंड सोशियोलॉजी ऑल्सो स्टडीज सिंपल सोसाइटीज। सो अभी ये दोनों सिस्टर्स बोले जाते हैं इनको, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को ट्विन सिस्टर बोलते हैं, जुड़वा बोलते हैं, जुड़वा। जब हमारे समय में दो ऑप्शनल हुआ करते थे, तब ऐसा था कि आप एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी साथ में ले नहीं सकते थे, क्योंकि सिलेबस को बहुत सिमिलर है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस ज़्यादा है, ह्यूमन इवोल्यूशन भी एक्सप्लेन करता है एंथ्रोपोलॉजी। तो आज के डेट में सोशियोलॉजी फील्ड वर्क करता है और एंथ्रोपोलॉजी सर्वे मेथड करता है। सोशियोलॉजी फील्ड वर्क करता है, एंथ्रोपोलॉजी क्वेश्चनर मेथड इस्तेमाल करता है। तो अभी इनके अंदर का इंटरेक्शन बढ़ गया है, दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर मोर फ्रिक्वेंटली। सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट की हेल्प ले रहे हैं और सोशियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट की हेल्प ले रहे हैं। तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी मेथड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो दोनों डिसिप्लिन है ये दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की टेक्निक से
हेल्प कर रहे हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इज नो मोर देयर। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सारे सोसाइटीज धीरे धीरे मॉडर्न हो रहे हैं, बस ट्रांजिशन फेज में। जैसे हम हो गए, हम पूरी तरीके से मॉडर्न भी नहीं है और हम पूरी तरीके से ऑर्थोडॉक्स भी नहीं, हम एक ट्रांजिशन फेज में। वी आर स्लोली 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 हम ट्रांजिशन में मॉडर्न बन रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन डोंट कंफ्यूज मॉडर्नाइजेशन विथ वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, ये तो अलग पूरा डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। देयर हैज टू बी अ बैलेंस इन लाइफ, हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन पूरी तरीके से भूल जाना भी गलत बात है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आई होप आपको पसंद आया हो आज का सेशन। तो आप फॉलो करिए प्रोफाइल मेरी, मेरे और एक मैं अभी सेशन डालने वाला हूँ, कल एक सेशन लेंगे, क्योंकि मेरा परसों वाला सेशन गड़बड़ हो गई थी। नहीं बबीता, हिंदी में कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हिंदी इज नॉट, आप आंसर बिल्कुल, टेलीग्राम की लिंक मैं कल कॉपी पेस्ट करके रख दूंगा मेरे इसमें। देखो मेरा टेलीग्राम का जो चैनल जो है, इसका नाम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आप जाके उसको ये कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ये टेलीग्राम की लिंक है। मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसका नाम है आदित्य केदारी, यहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये फॉलो कर सकते हो। और हिंदी कोई बुरी बात नहीं है। रमानंद जी, हाँ मैं सोशोलॉजी ऑप्शनल पूरा लेने वाला हूँ। अभी फिलहाल तो आई एम गिविंग दिस बेसिक, सारा सोशोलॉजी का सारा बेसिक क्लियर करने वाला हूँ मैं। तो हिंदी कोई बुरी बात नहीं है, आप हिंदी में आंसर ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई आप इंग्लिश किताबों से करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर आप हिंदी में करने किताबों पढ़ोगे, तो मैंने कई बार देखी हैं वो किताबें, मैंने पढ़ी हैं, तो उनका कई बार इंटरप्रिटेशन गलत है। सर स्पेशल क्लास पे या प्लस, आई थिंक मोस्टली मैं प्लस पे लूँगा, मैं प्लस पे लूँगा, मेरा ऑप्शनल। सारे थिंकर्स हैं उसके अंदर, 6 थिंकर्स हैं पूरे सोशोलॉजी के, तो मैं प्लस में ही लूँगा। लेकिन फिलहाल तो मैं सारा सोशोलॉजी का बेसिक सब क्लियर करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द बेसिक्स ऑफ सोशोलॉजी, सारे स्पेशल क्लासेस में मैं क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में प्लस पे लूँगा, ठीक है। तो इसके अलावा किसी को कोई पूछना है, मेरा यूट्यूब चैनल डेफिनेटली फॉलो करिए। यूट्यूब पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, आदित्य केदारी नाम है मेरा यूट्यूब चैनल का, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। उधर मैं करंट अफेयर्स डालता हूँ। स्लोली स्टडीली मैं करंट अफेयर्स भी चालू कर दूंगा अन अकेडमी में भी। टाइमिंग्स शाम को 8 बजे, 8 से 9 रखेंगे टाइमिंग्स, तब कोई टेंशन नहीं होता है। आराम से आप बैठ के सारा दिन भर का काम, दोपहर की नींद, दोपहर का खाना खा के आराम करके आप 8 बजे बैठ के हम आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। तो कल शाम को 8 बजे फिर से मैं एक सेशन लेने वाला हूँ। तो मैं उस सेशन के बारे में, मैं उसको मेरे प्रोफाइल पे अपलोड कर दूंगा मैं सेशन, तो आप उसको नोटिफाई कर लीजिए, मतलब कल आपको फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं ये सीरीज, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। सोशोलॉजी ऑप्शनल के सारे बेसिक्स मैं सब लोगों को फ्री में बताने वाला हूँ स्पेशल क्लास में। आप लोग डेफिनेटली आइए। संडेज को ब्रेक चाहिए, संडेज को ना आप लोगों का पढ़ाई करने का मन होता है, ना मुझे संडे को थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। लेकिन डेफिनेटली कल शाम को 8 बजे हम डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक। मैं उस टॉपिक को डाल दूंगा, उसको नोटिफाई कर लीजिए। कल शाम को 8 बजे आते हैं। और आपके डाउट्स बिल्कुल रेडी रखिए। जो भी मेरे रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रोज़ मेरा लेक्चर ये करते हैं, सुष्मिता हो गई, मोहन हो गया, कल शाम को 8 बजे डेफिनेटली आइए और आपके डाउट्स पूछो। हैव मोर इंटरेक्शन। मैं आपका ऐसा भी कोई भी डाउट हो, डेफिनेटली पूछो मुझे सेशन में, मैं उसका इमीडिएट आंसर दूँ। जैसे हिमांशु ने पूछा कि सर 8-9 घंटे का जॉब करके कर सकते हो क्या? डेफिनेटली कर सकते हो। आप जिंदगी में कुछ भी एक्वायर कर सकते हो। आपके डेडिकेशन पे डिपेंड है, आपके मेहनत पे डिपेंड है, आपके फोकस पे डिपेंड है कि आप कितना ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा फोकस कर पाओगे उतना आप सक्सेसफुल रहोगे यूपीएससी में। यूपीएससी इज नॉट अबाउट टैलेंट, इट इज